हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिवानी मैम हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट में जो है 25 प्लस प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। प्रश्न बिल्कुल आसान है, ऐसा नहीं है इनमें से ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है मेरे ख्याल से जो आपको नहीं आता हो, आप सभी को नहीं आता हो। ठीक है, तो इन प्रश्नों को मैंने इसलिए लिया है ताकि आप जो पढ़ चुके हैं वो जो है अच्छे से आप लोग रिवाइज़ कर ले इन प्रश्नों के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट में आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है और जो है धैर्य के साथ आप लोग क्लास में बने रहिएगा, पूरे प्रश्नों को आप लोग जरूर सॉल्व करिएगा। ठीक है, देखेंगे आज का पहला प्रश्न है, बांधो न नाव इस ठाव के लेखक कौन है? आपको बताना है बांधो न नाव इस ठाव जो ग्रंथ है इसके लेखक कौन है। कविता है ना। बांधो न नाव इस ठाव जो है एक कविता है, इसके लेखक कौन है आप बताइए। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, है ना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला राइट आंसर होगा। चलेंगे दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है, सुजान चरित के रचयिता कौन है? आपको बताना है सुजान चरित के रचयिता कौन है। सुजान चरित किसकी रचना है? सुजान चरित जो है रीतिकालीन कवि सूदन, ठीक है, सूदन की रचना है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सूदन। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखेंगे, पंचवटी प्रसंग। पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता कौन है? आप सभी को बताना है कि पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता कौन है। मैथिली शरण गुप्त, निराला, जयशंकर प्रसाद या केशवदास। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का? देखिए एक ग्रंथ है पंचवटी, ठीक है, पंचवटी, ये जो रचना है वो है मैथिली शरण गुप्त का। ठीक है, पंचवटी, और पंचवटी प्रसंग जो रचना है वो है निराला का। ठीक है, निराला की रचना है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, निराला। ध्यान रखिएगा सेम सेम नाम है, पंचवटी प्रसंग निराला, और पंचवटी जो रचना है वो सिर्फ पंचवटी नाम से जो रचना है वो है मैथिली शरण गुप्त का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक कौन है? बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक कौन है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं, कन्हैया लाल ओझा हैं, या कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी हैं, या सोहन लाल द्विवेदी हैं। कन्हैया लाल इन्हीं में से कोई राइट आंसर है। जो नाम जो है मैंने लिया है ये सेम सेम नेम है, तो आप जो इनमें से आसानी से कैसे पहचानेंगे, पहले आप लोग आंसर बताइए फिर मैं बताती हूँ। ठीक है, बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, प्रभाकर ध्यान रखिएगा, देखिए एक ही नाम से 3 लोगों का नाम है। ठीक है, एक ही तरह से कन्हैया लाल ओझा हो गए, एक तो हो गए कन्हैया लाल मणिक मुंशी। ठीक है, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। ठीक है, तो मुंशी को आप ध्यान रखेंगे, ओझा को ध्यान रखेंगे, ये लोग नहीं हैं। ठीक है, प्रभाकर, ठीक है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, इनकी रचना है बाजे पायलिया के घुंघरू। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धों की साधना में शून्य, ठीक है, शून्य का पूरक तत्व क्या था? व्रज, अग्नि, चित्र या ज्ञान। सिद्ध साहित्य आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, है ना। आपको बताना है सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या था। राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान था, है ना। सिद्धों की साधना में जो है शून्य का पूरक तत्व क्या था, तो ज्ञान था। ठीक है, और ब्रजयान में महासुख की जो है वो यही जो ज्ञान है वह दशा बतलाई गई। ठीक है, जिसमें ब्रजयान में जो है महासुख की वह दशा बतलाई गई है जिसमें जो है साधक शून्य में, ठीक है, जिसमें जो है साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में। ठीक है, ये कथन देके भी पूछा जाता है कि किस धारा से जो है लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया? आपको बताना है प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया है? ठीक है, सत्यदेव परिव्राजक ने, मौलवी महेश प्रसाद ने, या चंडी प्रसाद सिंह ने, या भगवान दीन दुबे ने किया है।
राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। देखिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे चंडी प्रसाद सिंह ने किया है। ध्यान रखिएगा, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन जो है युवराज की यात्रा, ठीक है, युवराज की यात्रा शीर्षक से जो है किया था किसने, तो चंडी प्रसाद सिंह ने, ठीक है। इसका अगर प्रकाशन पूछा जाए तो आप ध्यान रखिएगा 1897, ठीक है ना, 1897, ठीक है। और ये जो है रिपोर्ताज शैली में लिखा गया है। आगे देखेंगे, गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है। आपको बताना है गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है। इंद्रजाल में, आकाशदीप में, प्रतिध्वनि या आंधी। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई जो प्रमुख कहानियों की अगर बात करें तो आकाशदीप, पुरस्कार, ममता, आंधी, देवरथ, वेड़ी, प्रतिध्वनि, सालवती, मधुआ, इंद्रजाल आदि इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। लेकिन आपको बताना है कि गुंडा कहानी जो है प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है, तो ध्यान रखिएगा इंद्रजाल। राइट आंसर हो जाएगा इंद्रजाल, ठीक है। आगे देखेंगे, 8वां प्रश्न है, समानांतर कहानी के प्रवर्तक कमलेश्वर का मूल नाम क्या है। एक तो ध्यान रखिएगा एक क्वेश्चन में ही प्रश्न है कि समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है, तो कमलेश्वर हैं, ठीक है। कमलेश्वर जो है समानांतर कहानी लिखते रहते हैं, ऐसे याद रखिएगा तो भूलेगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपसे पूछा जा रहा है कि कमलेश्वर का मूल नाम क्या है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा नीरज सक्सेना इनका मूल नाम है, ठीक है, नीरज सक्सेना, या आपको कहीं पे मिलेगा कि कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना, ऐसे भी नाम आता है, लेकिन मूल नाम जो है नीरज सक्सेना। ओके, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है। भक्ति विवेक, भक्ति विवेक किसकी रचना है। मलुकदास की रचनाओं के बारे में अगर हम बात करें तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। ज्ञान बोध है, ठीक है, इनकी रचनाएं हैं ज्ञान बोध, बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी। ज्ञान बोध, रतन खान, है ना, रतन खान इनकी रचना है एक, और भक्त वंशावली, ठीक है, भक्त वंशावली, ठीक है, वंशावली, भक्त वंशावली, ये भी इनकी रचना है। ज्ञान परोही भी इनकी रचना है, ठीक है। 12 खड़ी भी इनकी रचना है मलुकदास की। ब्रजलीला भी है, ध्रुव चरित्र भी है, ठीक है। सुख सागर भी इनकी रचना है, ध्यान रखिएगा, सुख सागर भी रचना है किनकी, मलुकदास की। तो यहाँ पे जो भक्ति विवेक जो रचना है वो मलुकदास की है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखेंगे 10वां प्रश्न है, त्यागपत्र उपन्यास में, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम क्या है। आप सभी को पता होगा त्यागपत्र उपन्यास किसका है। प्रकाशन वर्ष है 1900, क्या है प्रकाशन वर्ष 1937, है ना, यहाँ लिखती हूँ 1937 ईस्वी, ठीक है। जैनेन्द्र, ठीक है, जैनेन्द्र का उपन्यास है त्यागपत्र, ठीक है। इनकी और रचनाएं कौन कौन सी हैं, जैनेन्द्र कुमार की और कौन कौन सी रचनाएं हैं, कौन कौन से उपन्यास हैं, तो परख, है ना। ऐसे मैंने आप सभी को याद करवाया था कि जैनेन्द्र ने कहा, जैनेन्द्र ने सुनीता नहीं, जैनेन्द्र के जो उपन्यास हैं उनको मैंने ऐसे याद करवाया था कि परख ने सुनीता को त्यागपत्र दे दिया, ठीक है, क्योंकि वो कल्याणी सुखदा, ऐसे मैंने वहाँ पे जो है पूरा क्रम वाइज जो है मैंने ट्रिक बताया है वहाँ पे, ठीक है। अगर आप क्लासेस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक का जो सीरीज मैंने पढ़ाया था, ठीक है ना। तो इनकी और रचनाएं हैं परख, सुनीता, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन आदि रचनाएं जो है इनकी हैं, ठीक है। तो त्यागपत्र किसका है, जैनेन्द्र कुमार का। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, भक्तमाल के रचनाकार कौन है। बिल्कुल आसान प्रश्न है। भक्तमाल, भक्तमाल किसकी रचना है, नाभादास की। भक्तमाल की क्या विशेषता है, ज़रा आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए मुझे, भक्तमाल की क्या विशेषता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है। अब आपको इसमें से बताना है किस रचना के लेखक जो है जयशंकर प्रसाद नहीं है। तो बिल्कुल आसान है, ठीक है। कानन कुसुम किसकी रचना है? कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद की ही है ना। ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद की है, तितली भी जयशंकर प्रसाद की है। चारु चंद्र लेख जो है जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, ठीक है। यह रचना जो है हरजारी प्रसाद द्विवेदी की है, उपन्यास है चारु चंद्र लेख, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अनाम दास का पोथा शीर्षक से उपन्यास के लेखक कौन है? यानी अनाम दास का पोथा उपन्यास किसका है? आप सभी को पता है यूजीसी नेट के सिलेबस में ये अनाम दास का पोथा, ठीक है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनाम दास का पोथा। अगला प्रश्न है, नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? नीला चांद, नीला चांद उपन्यास किसकी रचना है? देखिए नीला चांद जो रचना है ना वो शिव सिंह है ना, किसकी है? इसमें ऑप्शन नहीं है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा नीला चांद जो रचना है वो है शिव प्रसाद सिंह का, ठीक है। शिव प्रसाद सिंह, ठीक है ना, इनकी रचना है शिव प्रसाद सिंह की, ठीक है। इनकी और रचनाएं आप लोग जानते रहिएगा, गली आगे मुड़ती है, ठीक है, अलग अलग वैतरणी, इनकी रचना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार कौन है? अपनी केवल धार किसकी रचना है? तो अपनी केवल धार जो है अरुण कमल की रचना है, ठीक है। अरुण कमल क्या कहते हैं? मेरी अपनी केवल धार है, ठीक है। इनके द्वारा रचित अन्य काव्य कृतियाँ जो है वो ग्रहण, ठीक है, ग्रहण तथा सबूत, ये दो रचनाएं इनकी हैं अरुण कमल की, ग्रहण और सबूत, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हंस पत्रिका के संपादक कौन है? हंस पत्रिका के संपादक कौन है इनमें से बताइए। राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद, ठीक है। हंस पत्रिका के संपादक जो है प्रेमचंद है। हंस पत्रिका जो है बनारस से निकलती है 1930, ठीक है, 1930। कहाँ से निकलती है? तो बनारस से, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं? आपको बताना है इनमें से किस कृति के रचनाकार जो है दुष्यंत कुमार हैं। राइट आंसर हो जाएगा साये में धूप। साये में धूप जो रचना है इसके रचनाकार जो है दुष्यंत कुमार हैं, ठीक है। अपनी केवल धार आगे हमने देखी लिया, अरुण कमल की है। खूंटियों पर टंगे लोग, खूंटियों पर टंगे लोग, ये रचना किसकी है? तो मेरे ख्याल से खूंटियों पर टंगे लोग सर्वेश्वर द्वारा सक्सेना की है ना, सर्वेश्वर द्वारा सक्सेना की रचना है। युगधारा, युगधारा जो रचना है वो है नागार्जुन की, ठीक है। तो इसका प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखेंगे, चंपू के दो भेद हैं, इनमें से आपको बताना है चंपू के इनमें से दो भेद कौन से हैं? विरुद्ध और कपालक, विरुद्ध और कुलक, या विरुद्ध और ब्रजा, और विरुद्ध और कम्बरक। राइट आंसर क्या होगा? चंपू के दो भेद कौन कौन से होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, विरुद्ध और आरंभक, ठीक है, विरुद्ध और आरंभक ये दो होते हैं। जो गद्य तथा पद्य दोनों में मिश्रित काव्य रूप जो है चंपू, चंपू कहलाता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। और इसको जो है विरुद्ध किसने कहा था? तो विश्वनाथ ने कहा था, ठीक है, विश्वनाथ। अगला प्रश्न है, सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में कौन है? सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में कौन है? यानी सतसई काव्य परंपरा को किसने जो है आगे बढ़ाया? तो आप सभी को पता है, बिल्कुल आसान प्रश्न है ये, वियोगी हरि, ठीक है, वियोगी हरि जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न देखेंगे, बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा है। सभी रचनाएं जो है बालकृष्ण शर्मा नवीन के ही हैं, लेकिन यहाँ पे जो है सबसे पहला पूछा जा रहा है, ठीक है, सर्वप्रथम। क्वासी, रश्मि रेखा, उर्मिला या कुमकुम। ध्यान रखिएगा, बालकृष्ण शर्मा नवीन की जो रचनाएं हैं वो 1918 से ही जो है पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी थी, लेकिन उन्होंने जो है विधिवत प्रकाशित करने का कोई प्रयास नहीं किया। कुमकुम की अगर हम बात करें, कुमकुम रचना का प्रकाशन वर्ष है 1939, ठीक है। इनका जो है पहला कविता संग्रह है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनका पहला कविता संग्रह है ये, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा कुमकुम। आगे बढ़ेंगे हम। देखिए अगला प्रश्न, काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम क्या होगा। यहाँ पे जो काव्य के संप्रदाय दिए गए हैं, यहाँ पे जो है सही जो है क्रम पूछा जा रहा है, ठीक है। ध्यान से आप लोग पढ़िए और आंसर दीजिए, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। पहले रस संप्रदाय, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि, औचित्य। रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो आप सभी को पता है भरत मुनि हैं, ठीक है। रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि हैं, ठीक है। इनका समय अगर पूछा जाए ईसा पूर्व प्रथम सदी, ठीक है। अलंकार संप्रदाय के जो है भामा हैं, ठीक है, अलंकार संप्रदाय के जो है भामा और रीति संप्रदाय के जो है वामन हैं, ठीक है, वामन। रिवाइज हो जाएगा, आप सभी को पता होगा, है ना। वक्रोक्ति संप्रदाय के जो है कुंतक हैं, वक्रोक्ति संप्रदाय की अगर बात करें तो कुंतक हैं, ठीक है। और ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक जो है आनंद वर्धन हैं, ठीक है, आनंद वर्धन, ठीक है। और औचित्य संप्रदाय के कौन हैं, तो क्षेमेंद्र हैं, क्षेमेंद्र, है ना। सारा नाम लिख दिया मैंने यहाँ पे, जितने भी संप्रदाय हैं उनके प्रवर्तक कौन हैं ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। आशा करती हूँ कि आप लोग जो है अच्छे से रिवाइज कर पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया। काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभ आरंभ जो है किसने किया था। वामन ने, महीम भट्ट ने, मम्मट ने या आनंद वर्धन ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वामन ने। ध्यान रखिएगा, वामन ने जो है काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का जो है शुभारंभ किया था, ठीक। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है। डिंगल, अपभ्रंश, अवहट या संध्या भाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा, संध्या भाषा बहुत ही प्रचलित है, सबको पता होगा, जो न्यू स्टूडेंट है वो ध्यान रखेंगे, ठीक है। छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से उसका उत्कर्ष मिलता है। यह जो कथन है किसका है, नहीं इसका अर्थ पूछा जा रहा है, ठीक है। विग्धता, अभिव्यंजना या चारुता या चमत्कार। छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में, कुछ मिस्टेक लग रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, है ना। एक मिनट रुक जाइए, मैं क्वेश्चन चेक करूँ। ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। हाँ ठीक है, क्वेश्चन तो ठीक है। छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में क्या मिलता है। ओके ठीक है, मैं भी, है ना। प्रश्न है कि छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है तो प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है, ठीक है। विग्धता का, अभिव्यंजना का, चारुता का या चमत्कार का। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा अभिव्यंजना, ठीक है। प्रसाद की रचनाओं में जो है, प्रसाद के काव्य में जो है अभिव्यंजना का जो है उत्कर्ष मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है। ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से
किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार्य में जो है अभेद माना है? भामा, कुंतक होगा, ठीक है, कुंतक, विश्वनाथ या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। क्वेश्चन नंबर 25 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा शुक्ल जी, ठीक है। शुक्ल जी वर्णन को विशेष प्रकार का जो है अलंकार मानते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन जो है कृष्ण भक्ति संप्रदाय का नहीं है, ठीक है। श्री वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, तत्सुखी संप्रदाय या गौड़ी संप्रदाय। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसमें कन्फ्यूजन जरूर होगा आप लोगों को, है ना। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 26, तत्सुखी, ठीक है, तत्सुखी संप्रदाय जो है श्री कृष्ण भक्ति संप्रदाय नहीं है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी जो है तत्सुखी संप्रदाय जो है वो कृष्ण भक्ति संप्रदाय से नहीं है, जबकि अन्य सभी जो हैं भक्ति संप्रदाय से, कृष्ण भक्ति संप्रदाय से हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि तत्सुखी संप्रदाय जो है किस संप्रदाय से है, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, लाल तारा की विधा क्या है? लाल तारा की विधा क्या है? यानी कि रेखा चित्र है, संस्मरण है, यात्रावृत्त है, जनरल। एक मिनट रुकिए, तो क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा है ना, वो मैं क्वेश्चन लिखती हूँ तो कुछ ना कुछ यहाँ पे मिस्टेक आ ही जाता है। जनरल ही है ऑप्शन में, ठीक है। चलिए ऑप्शन में जनरल ही है, ठीक है। लाल तारा की विधा क्या है आप लोग बताएंगे, राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 27 का। तो लाल तारा जो है एक रेखा चित्र है, ठीक है। किसका है यह रेखा चित्र जो है, किसका है आप लोग बताइएगा, ठीक है। किस शब्द से लिया गया है? तो ये रेखा चित्र जो किस शब्द से लिया गया है? तो अंग्रेजी के स्केच शब्द से जो है लिया गया है। सॉरी, इसके शब्द का पर्याय है ये, ठीक है, लिया नहीं गया है, सॉरी। रेखा चित्र जो है अंग्रेजी के स्केच शब्द का पर्याय माना जाता है, जिसे हम हिंदी में शब्द चित्र भी कहते हैं, जो चित्र रेखाओं द्वारा खींचे जाते हैं, ठीक है, वे रेखा चित्र कहलाते हैं। और किसकी रचना है ये? रामवृक्ष बेनीपुरी की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है, रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? तो किसने कहा? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, ठीक है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने जो है रीतिकाल को कलाकाल कहते हैं, है ना। अब आप बताइए, मिश्र बंधुओं ने जो है रीतिकाल को क्या कहा है? तो अलंकृत काल, ठीक है, अलंकृत काल, ठीक है। आचार्य विश्वनाथ ने क्या कहा है? आचार्य विश्वनाथ ने रीतिकाल को क्या कहा है? तो श्रृंगार काल कहा है, ठीक है, श्रृंगार काल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के तो आप जानते ही हैं। और रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? तो ये आप सभी को पता होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, ठीक है। तीनों ने रीतिकाल को क्या कहा है? रीतिकाल नाम ही दिया है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन हैं? निराला हैं, प्रेमचंद हैं, शिवशंकर प्रसाद हैं, हरिऔध हैं। यानी आपको बताना है इनमें से कौन से कवि हैं जो ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखते हैं। राइट आंसर हो जाएगा हरिऔध, ऑप्शन डी, ठीक है। ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी माने जाते हैं, ठीक है। जबकि इनकी रचना भी है, इनकी जो रचना है उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाठ, है ना, ठेठ हिंदी का ठाठ इनकी जो रचना है 1989 ईस्वी में, तथा अधखिला फूल भी है इनकी रचना, है ना। 30वां प्रश्न देखेंगे, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किसने किया है? शुक्ल जी के बुक में मैंने ये पढ़ाया था आप सभी को। आपको बताना है केवल सूक्ष्मगत सौंदर्यता का राग
कहकर छायावाद का विरोध किसने किया है? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 30 का? ध्यान रखिएगा, महादेवी वर्मा ने जो है छायावाद को परिभाषित करते हुए कहा है कि छायावाद स्थूल की प्रतिक्रिया में उत्पन्न हुआ है, अतः स्थूल रूप में स्वीकार करना उसके लिए संभव न हुआ। ठीक है, ठीक है, ये डेफिनेशन जो है महादेवी वर्मा की तरफ से है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महादेवी वर्मा। ठीक, चलिए यहाँ पे जो है पूरे जो है 30 क्वेश्चन थे। ठीक है, 25 क्वेश्चन नहीं थे, 30 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आशा करती हूँ अच्छे से आप लोग रिवाइज कर पाए होंगे। ठीक है ना, आसान प्रश्न थे, कुछ आसान प्रश्न होंगे, कुछ कठिन होंगे। हर प्रैक्टिस सेट जो है से कठिन प्रश्नों का नहीं होगा, सभी तरह के प्रश्नों को लेकर मैं चलूँगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए।